तो मेरे साथियों नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप लोग बहुत अच्छे होंगे। ध्यान दीजिएगा, आपका एग्जाम अंतिम समय में चल रहा है, तो आप लोग जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करिए, दम लगाइए, अपने आप को आगे रखिए और आप अपने आप को साबित कर दीजिए कि हाँ, हम में भी दम है, हम भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, हम भी टॉप कर सकते हैं, 80 नंबर ला सकते हैं, 80% नंबर ला सकते हैं। तो जो बच्चे कमजोर है मैं उनके लिए बता दूं कि आप में भी वो काबिलियत है, आप में भी वो दम है कि आप भी टॉप कर सकते हैं। मेरा वादा है कि आपको देखिए, आपको इतनी सारी वीडियोस दी जा रही हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वीडियो को देखना है और अपना रिवीजन करना है। आप सेम टू सेम जाइए एग्जाम में, डिक टू सेम सॉल्व कर दीजिए और आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना। चलिए इस मॉडल पेपर की बात कर लेता हूं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, और जो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं ना, वो चैनल को बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर मैं बात करूं इस मॉडल पेपर की, आप यहां पर पहले अनुक्रमांक डाल दीजिएगा, अपना नाम डाल दीजिएगा। ठीक है ना, इसमें भी, और इसमें समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा और पूर्णांक आपका कितना होगा, 100 नंबर का आपका पूर्णांक होगा। ठीक है ना। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम खंड क की बात करें तो आपको क्या मिलेगा, बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा। क्या मिलेगा, बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कल्पलता निबंध संग्रह क्या है। तो कल्पलता जो निबंध संग्रह है वह किसकी है, तो किसकी है मेरे प्यारे दोस्त, किसकी है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। किसकी है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। तो आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा यहाँ पर किसकी है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पायलिया में घुंघरू किस विधा की रचना है। तो ध्यान दीजिएगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की जो बाजे में पायलिया घुंघरू है किस विधा की रचना है, संस्मरण, ललित निबंध, रेखा चित्र या लघु कथा। तो आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त ललित निबंध। क्या है ये, ललित निबंध है। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, और यहाँ पर अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो उससे भी आप जुड़ जाइए। ठीक है ना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचनाएं वहाँ पर भी आपको मिल रही हैं। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे मैं बात करता हूँ, आगे ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ थोड़ा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं, ऐसा कौन सा है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, चार ऑप्शन, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा या तट की खोज। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तट की खोज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से मेरे विचार कृति के लेखक कौन है। तो कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। कौन है, आप ध्यान दीजिएगा, मेरे विचार की कृति के लेखक कौन है, तो प्रोफेसर सुंदर दी रेड्डी आपके हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग क्या करिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, अगला देखिए, निम्नलिखित में से हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है। तो हरिशंकर परसाई की रचना कौन है, तब की बात और थी। कौन है, तब की बात और थी। ठीक है ना। हरिऔध जी का प्रिय प्रवास है, देखिए कैसा है, संयोग श्रृंगार पर आधारित महाकाव्य। ये कैसा है, संयोग श्रृंगार पर आधारित महाकाव्य है। ठीक है ना। निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन नहीं है, सिद्धराज। कौन सी नहीं है, सिद्धराज यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर आपके लिए ऐसी वीडियो लाया, आप कहीं पर यूट्यूब पर चले जाइए, आपको पूरा का पूरा मॉडल पर नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी थी। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में, क्या कहेगा कि जयशंकर प्रसाद के जो कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी थी, 15 थी। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्यकृति उर्वशी पर पुरस्कार मिला था। कौन सी कृति पर पुरस्कार मिला था, तो ध्यान दीजिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस पर, किस पर, उर्वशी पर उनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसको, रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय किस सप्तक में संग्रहित हैं। कौन सप्तक में संग्रहित हैं, तार सप्तक में संग्रहित है। किसमें, तार सप्तक में संग्रहित है। ठीक है ना। चलिए
दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, अगर जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको कभी हारना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मुझे मानव जात की, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है, क्या कह रहा है, मुझे मानव जात की। अगर आपने मैराथन क्लास नहीं देखी है ना, तो जाकर ज़रूर ज़रूर क्या करिए, मैराथन क्लास ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने पूरा का पूरा एक एक चीज़ करवाया हुआ है और अच्छी तरीके से करवाया हुआ है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। अब चलिए आगे आपको बताता हूँ। अगर आप सफल होना चाहते हो ना, तो एकाग्रचित होकर अपने मन को पढ़िए, ठीक है ना। चलिए, मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ा निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचार्यों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ती है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है, वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है, ठीक है ना। तो यार देखिए, थोड़ा देखिए, अच्छी तरीके से समझिए, और मैं आपको थोड़ा बहुत ही अच्छी तरीके से, रिलैक्स हो जाइए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा पढ़ने का प्रयास मत करिएगा। आपका पेपर दूसरी पाली में होता है, तो बहुत रिलैक्स हो जाइएगा, रिलैक्स होइएगा और अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करिएगा। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा है। वह गंगा की अबाधित, क्या, अबाधित, अनाहत, क्या, अनाहत धारा के समान, किसके समान, अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है। इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाते हैं। जितना कुछ इस जीवन के शक्ति में को समर्थ बनाता है, उतना उसका अंग बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्व खंडन किया है। धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई है। यमराज के निर्दय तारल्य को पी लिया है। विधाता के सर्व कर्तव्य को अभियान में चूड़ लिया है, ठीक है ना। चलिए, मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है, तो मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है, मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी ही निर्मम है। महाकाल क्यों धन्य है, ये आपको बताना है। तो महाकाल क्यों धन्य है, महाकाल इसलिए धन्य है क्योंकि उन्होंने काम के गर्भ को तोड़ा तथा मानव समाज के कल्याण के लिए विष को भी पी लिया, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, अनाहत और कारागार का क्या अर्थ है, आपको बताना है। तो अनाहत जो घायल न हुआ हो, ये आपका हो जाएगा। कारागार में इसका होता है जेल होता है। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति लेखक को जीवन में प्राप्त नवीन शक्ति और उपलब्धि में अथवा सभी प्रकार की वस्तु में मिलावट दिखाई देता है। सभी वस्तुएं अशुद्ध हैं। यदि कोई वस्तु शुद्ध प्रतीत होती है, तो वह सिर्फ मानव द्वारा अपने जीने की प्रबल इच्छा है। अब तक गंगा, जिसकी धारा निरंतर बिना किसी को घात पहुंचाए अपनी शांत धारा से तभी को पवित्र करते हुए सदैव बहती रहती है। तो आपको लिखना है अच्छी तरीके से, ठीक है ना। उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और उसके लेखक का नाम लिखना है। तो उपयुक्त गद्यांश अशोक के फूल पाठ से लिया गया है और जिसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है ना। ये आपको कर देना है, ठीक। चलिए, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो ध्यान दीजिएगा, इस धारा सी जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है। गति शाश्वत, संगम शाश्वत, नभ नीला विकास शाश्वत, शशि का यह रजतहास शाश्वत, लघु लहरों का विलास। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार शाश्वत जीवन नौका विहार। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृत का दान, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रश्न जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि जग का क्रम कैसा है। तो जग का क्रम कैसा है, संसार का क्रम गंगा की धारा के समान है। जग मीन्स क्या होता है, संसार होता है। तो संसार का क्रम जो है गंगा की धारा के समान है। पद्यांश के अनुसार क्या क्या तथ्य शाश्वत है, ये आपको बताना है। तो संसार में जिस प्रकार जल का उद्गम, प्रवाह और संगम
ये तीनों प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, उसी प्रकार जीवन का उद्गम, गति और मृत्यु निरंतर चलती रहती है। ये तीनों क्या है? शाश्वत हैं। ठीक है ना। तीसरे नंबर की बात करेंगे, रजत हास और कर्णधार का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। तो रजत हास का अर्थ होता है चांदी जैसी हंसी। ठीक है ना। कर्णधार का अर्थ है जन्मदाता, पालन पोषण करने वाला। या रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। संसार के कर्णधार हैं ईश्वर। तुम जन्म मरण से परे हो, किंतु इस संसार के प्राणियों के जीवन रूपी नौका विहार को निरंतर चलता रहता है, अर्थात जीवन का क्रम भी भंग नहीं होता। ठीक है ना। उपयुक्त पद्यांश के पाठ का शीर्षक और उसके कवि का नाम आपको लिखना है। तो पद्यांश का शीर्षक क्या है? नौका विहार है, और कवि क्या है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का आपको क्या बताना है? जीवन परिचय बताना है और उनकी रचनाओं के बारे में आपको लिखना है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, और ध्यान दीजिएगा, आप हमेशा अपने अंदर की सुनिएगा, किसी बाहर वाले की बात मत सुनिएगा कि यार तुम गधे हो, नहीं कर पाओगे। आप कर पाओगे। ठीक है ना। आप कर पाओगे। मेरा वादा है कि आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं मतलब छोड़ने दूंगा, क्योंकि सारे प्रश्नों को मैं यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा आपकी कितनी होनी चाहिए? 80 होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या डॉक्टर हजारी प्रसाद, इनका जीवन परिचय आपको लिखना है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का चलिए हम लिखते हैं जीवन परिचय। ध्यान दीजिएगा, मिसाइल मैन कौन? ध्यान दीजिएगा, कौन है? मिसाइल मैन। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मिसाइल मैन के रूप में भारतीय जनता समेत समस्त विश्व में लोकप्रिय भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब होता है? आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। क्या नोट करना है? कि इनका जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को धनुषकोडी गांव, रामेश्वर, तमिलनाडु में एक निम्न वर्गीय परिवार में हुआ था। आर्थिक अभाव में पल रहे कलाम ने अपनी शिक्षा की राह की सारी मुश्किलों का डटकर सामना किया था। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, डॉक्टर डीआरडीओ से जुड़कर तदंतर इसरो में मुख्य वैज्ञानिक के तौर पर, इसरो एक भारतीय क्या है? संस्था है। ठीक है ना। इसरो, ठीक, इंडियन साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आपका है, जहाँ पर क्या होता है, हमेशा मिसाइलों वाला ही काम होता है, वहाँ पे सेटेलाइट छोड़ी जाती हैं ऊपर। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जुड़कर तदंतर इसरो के वैज्ञानिक के तौर पर भारत को परमाणु शक्ति के तौर पर विकसित किया। इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी आपने प्रेरक प्रसंगों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भावी पीढ़ी खासकर बच्चों को साझा करने का समय वे निकाल लिया करते थे। ऐसे ही 27 जुलाई 2015 ईस्वी को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग, मेघालय में एक व्याख्यान के दौरान हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई। इंडिया 2020, ए विजन फॉर न्यू न्यूमेरिकल विंग्स ऑफ फायर, अ ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइट माइंड्स, एनलिसिंग द पावर विथ इन इंडियन, आरोहण, प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, कलाम की प्रेरणादायक कृतियां हैं। कलाम उच्च कोटि के वैज्ञानिक, लोकप्रिय राष्ट्रपति, प्रेरणादायक व्यक्तित्व, मानवता के पुजारी तथा भारतीय युवाओं के हृदय के सम्राट थे। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 आपकी होगी। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी आपको लिखना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, या जयशंकर प्रसाद, या महादेवी वर्मा। तो किसी एक का आपको लिखना है, आपको किसी एक को लिख देना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, द्विवेदी युग के प्रतिनिधि साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म कब होता है? 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। फारसी माध्यम में शिक्षा की शुरुआत करने वाले उपाध्याय ने स्वाध्याय के बल पर हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत का समानाधिकार प्राप्त किया। आजमगढ़ के मिडिल स्कूल में अध्यापक, कानूनगो और काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पद पर कार्य किया, और 6 मार्च 1947 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। इनकी जो रचनाएं थी कौन कौन सी थी? प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, परिजात, चुभिते चौबदे,
चोखे चौबदे, रस कलश, अधशिला। यहाँ से आप 5 इनकी रचनाएं भी याद कर लेते हैं ना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फूल, ठेठ हिंदी के ठाठ, रुक्मिणी, परिणय इनकी प्रसिद्धि रचनाएं हैं, ठीक है ना। चलिए, ध्रुव यात्रा था अथवा बहादुर कहानी का सारांश क्या हो जाएगा? पंचलाइट अथवा लाठी कहानी का उद्देश्य आपको लिखना है, ठीक, ये आपको लिख देना है। स्वपथित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड का आपको उत्तर देना है, तो मुक्ति यज्ञ का खंडकाव्य का आपको लिख देना है। इससे आपको साइमन कमीशन का बहिष्कार, श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको हर मॉडल पेपर में देखने को मिली होगी, तो इसको आपको लिख लेना है, ठीक। चलिए, अगला देखिए, मुक्ति यज्ञ अधिक भारत छोड़ो आंदोलन, मैंने आपको बताया था कि ध्यान दें, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के में वर्णित साइमन कमीशन के बहिष्कार का कथन क्या था? ध्यान दीजिएगा। तो मुक्ति यज्ञ खंड काव्य में वर्णित साइमन कमीशन बहिष्कार की कथा सन 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। भारतीयों द्वारा इन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार किया गया। जैसे अंग्रेजों का दमन चक्र बढ़ता गया, वैसे वैसे मुक्ति यज्ञ तीव्र होता गया। गांधी जी ने भारतीयों को स्वदेशी अपनाने की प्रेरणा दी। इस प्रकार गांधी जी ने भारतीयों में उत्साह जागृत उत्पन्न की, ठीक। गांधी जी के 1942 ईस्वी में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। सारे देश में क्रांति की आग धधक उठी। सभी बड़े नेताओं को गांधी जी को उसी रात बंदी बना लिया गया। अंग्रेजों ने बालकों, स्त्रियों, वृद्धों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, जिसके विरोध में भारतीयों ने हड़ताल की और चारों तरफ तालाबंदी हो गई। सब कामकाज ठप हो गया। पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध हिंसा भड़क उठी। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा का जेल में स्वर्गवास हो गया। भारतीयों की बढ़ती हिंसा से अंग्रेज भारत छोड़ने के विवश हो गए, ठीक। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। अंग्रेजों ने भारत को 2 खंडों में विभाजित कर दिया, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। इस घटना से गांधी जी बहुत दुखी हुए। सारा देश खुशी मना रहा था। उसी समय नोआखाली में सांप्रदायिक दंगा हो गया, जिससे गांधी जी ने उपवास किया और भारत में शांति एवं सामंजस्य स्थापित किया, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका हो गया। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। खंड ख की बात करेंगे। दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद आपको करना है। जैसे धनुयम भारत देश यत्र समुल्लसति जनमास समापवनी भव्य भावोद्विनी शब्द संदोह प्रविशिनी सूर भारती विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्गेषु अस्याः वाङ्ग्यं सर्वेष्ट्रं सुसम्पन्नं च वर्तते। इयमेव भाषा संस्कृत नापि लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारत द्वैत ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदाः सर्वाः उपनिषदः अष्टदश पुराणानि अन्यानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। इवमेव इवमेव भाषा सर्वा सामान्य भाषाणाम जनतति मन्यते भाषा तत्व विधि है, ठीक है ना। तो यहाँ पर संदर्भ आपको लिखना है इसका। प्रस्तुत अवतरण संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषायाम महत्वम शीर्षक से लिया गया है, ठीक। यहाँ पर अनुवाद करेंगे। धन्य है वह भारत देश जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली श्रेष्ठ भावों को उत्पन्न करने वाली शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित हो रही है। सभी वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही आज संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है, भाषा वैज्ञानिकों द्वारा मानी जाती है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ आपको लिखना है। तो विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेषणाम परिपीडनाय खलस्य साधोह विपरीत में तज्ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ठीक है ना। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत सुभाष रत्नानी पाठ से अवतरित है। अनुवाद की बात करेंगे तो दुष्ट विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन का दान के लिए और दूसरों की शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, निम्नलिखित लुकोतियों का एक अर्थ आपको लिखने बताना। ईद का चांद होना, नाक काटना, वर्षा क्या होगा, का वर्षा जब कृषि सुखाने,
गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो ईद का चांद होना क्या हो जाएगा? बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। आप ईद का चांद बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, यानी वाक्य का प्रयोग इसका क्या हो जाएगा? कोई किसी को बहुत दिनों बाद मिलने आता है तो उसे ईद का चांद कहा जाता है। नाक काटना यानी इज्जत इज्जत जाना, यानी कि वह पोल खुलते ही सबके सामने उसकी नाक कट गई, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, दुखी करके कोई फायदा नहीं। वाक्य प्रयोग करिए, यदि समय रहते हुए कार्य किया जाए तो सब कभी मुसीबत सामने नहीं आती है, ठीक है ना। चलिए, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? अपने स्वार्थ के लिए। तो मैंने आपको बताया, अब आपको गद्यांश एक करना होगा जिसमें आपको संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन के सिलेबस काट दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ आपको चयन करके लिखना है, जैसे शाला और शाला, शब्द और शब्द, लक्ष्य और लक्ष्य, अनिल और अनल, व्यंग्य और व्यंग, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखिए, शाला का मतलब क्या हो जाएगा? पत्नी का भाई। शाला का मतलब घर। सप्त मीन्स 7। एक सप्त मीन्स क्या होता है? डूबा हुआ, आपको ये लिख देना है, ठीक। एक लक्ष्य का मतलब लाख, एक लक्ष्य का मतलब उद्देश्य, एक अनिल का मतलब वायु और एक अनल का मतलब आग। व्यंग मीन्स क्या होता है? कटाक्ष होता है। एक व्यंग मीन्स क्या होता है? तीक्ष्णा होती है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का दो सही अर्थ लिखिए, जैसे कनक, कर, द्विज। तो कनक का क्या हो जाएगा? सोना और धतूरा। हाथ का, कर का क्या हो जाएगा? हाथ और शुल्क। द्विज का ब्राह्मण और पक्षी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। बिना वेतन काम करने वाला, अवैतनिक, क्या हो जाएगा? अवैतनिक। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो, अक्षम, क्या हो जाएगा? अक्षम, ठीक है ना। जो कभी न मरे वो क्या हो जाता है? अमर होता है। पैर से सिर तक क्या हो जाएगा? अपाद मस्तक, क्या हो जाएगा? अपाद मस्तक, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या था, नहीं, गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या था, ठीक। चलिए, अब देखिए, यहाँ पर अहिल्या नहीं होगा, अहल्या होगा, ठीक है ना। वह प्रातःकाल के समय आया था, क्या हो जाएगा? वह प्रातःकाल आया था। इसकी घटना परीक्षा होनी चाहिए, इसकी घटना की परीक्षा होनी चाहिए, इस घटना की जांच होनी चाहिए, क्या हो जाएगा? इस घटना की जांच होनी चाहिए, ठीक। चलिए, दीपक प्रज्वलित कर दो, दीपक क्या हो जाए? जला दो। करुण रस अथवा वीर रस का परिभाषा करिए। करुण रस मतलब जिसमें शोक हो, एक तरीके से आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो करुण रस का लक्षण क्या होता है? शोक नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण तौर पर देखिए, शीस पगा न सगा, झगा तन पे प्रभु जाने को अहि बसे के ही करामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाय उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ियो द्विज दुर्बल एक लखी, रसी की वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा, ठीक। यमक अथवा रूपक अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण आपको लिखना है। तो यमक अलंकार का लक्षण, जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हों एवं अर्थ भी प्रत्येक बार बार भिन्न भिन्न हो, तो यहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण तौर पर देखिए, जैसे कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराय, जग व बोराय, जग पाए बोराय, ठीक है ना। तो दोहा अथवा चौपाई छंद के लक्षण उदाहरण आपको लिखना है, ठीक। चौपाई का लक्षण, यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। उदाहरण तौर पर देखिए, बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सूरज सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरमय चूरन चारु, समन सकल भव रूज परिवारू, ठीक है ना। आपको क्या लिखना है अगला देखिए, किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के लिपिक के रिक्त पद हेतु अपनी नियुक्ति हेतु उस कॉलेज के लिए प्रबंधक को एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। अपने गांव की स्वच्छता सफाई हेतु अपने क्षेत्र के उप जिला अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, ठीक है ना। तो क्या लिखना है? सेवा में श्रीमान उप जिला अधिकारी मऊ, ठीक है ना। फतेहपुर गांव के स्वच्छता एवं सफाई हेतु महोदय, सेवा में सविनय निवेदन है कि फतेहपुर गांव में बरसात का पानी भर जाने से गांव नगरीय स्थिति में पहुंच गया है। गांव में जगह जगह गलियों सड़कों पर पानी भरा हुआ है, चौराहों पर कूड़े के ढेर लगे हैं तथा नलियों का पानी घरों में घुस रहा है। अतः मैं आपसे विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि ग्रामवासियों को जल भराव से छुटकारा दिलाने एवं सफाई की समुचित व्यवस्था कराने का निर्देश नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय को
दें, क्योंकि अब यह गांव नगर पालिका की सीमा में आ गया है। आशा है आप त्वरित कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। यहाँ आपको दिनांक डालना है, भवोदय लिखना है, XYZ, आप जो भी नाम लिख सकते हैं। ग्राम प्रधान फतेहपुर ग्राम, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, 9 नंबर का आपको मिलेगा। पदोन्नति में आरक्षण का औचित्य, दूरदर्शन में लाभ और हानि, पर्यावरण संरक्षण और वनस्पतियाँ, आतंकवाद के कारण निवारण, मेरा प्रिय साहित्यकार। तो दूरदर्शन के लाभ और हानि की बात करेंगे तो आज का मनुष्य, देखिए आप ज़्यादातर अपने से लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना, ये बताने वाली चीज़ थोड़ी नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रस्तावना की बात करेंगे, आज का मनुष्य दिन भर की भागदौड़ की वजह से शारीरिक और मानसिक रूप से थकावट महसूस करता है। इस थकावट को दूर करने के लिए यह नवीनता इच्छा रखता है और शारीरिक थकावट को आराम करके दूर किया जा सकता है, लेकिन मानसिक थकावट को दूर करने के लिए मनोरंजन की ज़रूरत होती है। समय कम होने की वजह से व्यक्ति को ऐसे साधन की ज़रूरत होती है जो उसका घर बैठे ही मनोरंजन कर सके। आज के युग में मनोरंजन का सबसे महत्वपूर्ण साधन दूरदर्शन है। ठीक है ना, जिसके घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर मनोरंजन का लाभ उठा सकते हैं। दूरदर्शन का विस्तार की बात करेंगे तो टेलीविज़न को हिंदी में दूरदर्शन कहते हैं। टेलीविज़न को शब्दों से मिलकर बना होता है टेली और विजन, जिसका अर्थ होता है दूर के तथ्यों को आंखों के सामने उपस्थित होना। दूरदर्शन रेडियो की तकनीक का ही विकसित रूप है। दूरदर्शन का आविष्कार 1926 ईस्वी में जॉन एल बेयर्ड के द्वारा किया गया था। भारत में दूरदर्शन का प्रसारण 1959 ईस्वी में किया गया था। आज दूरदर्शन भारत में सभी परिवारों का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। युवाओं के जीवन का महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? दूरदर्शन आज के युवाओं का एक महत्वपूर्ण और ज़रूरतमंद अंग बन गया है। अगर युवक दूरदर्शन का नियंत्रित और संयमित प्रयोग करें तो उनके लिए दूरदर्शन बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, नहीं तो उनके दुष्परिणामों से मनुष्य को कभी नहीं बचाया जा सकता है। जिस तरह की किसी कुएं से पानी प्राप्त करके मनुष्य अपनी प्यास बुझा सकता है, लेकिन अगर उस कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेता तो उससे कुएं का कोई दोष नहीं होता। इसी तरह दूरदर्शन युवा पीढ़ी की आधुनिक शिक्षा और संस्कार के और जानकारी के साधन हैं। दूरदर्शन का लाभ आपको लिख लेना है, उपसंहार आपको लिख लेना है। ठीक है ना, तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स का ज़रूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।